साल 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास भी हो गया था। खास बात यह है कि नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक बना था, जबकि 75 साल पार कर चुके नरेंद्र मोदी अब ये इंतजार नहीं करना चाहते हैं। राजस्थान की बात करें तो अभी 200 विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान कांग्रेस की महिलाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी नहीं है, लेकिन भाजपा को केंद्रीय निर्देश पर महिलाओं का पूल बनाकर तेजी से काम करने के दिशा निर्देश मिल चुके हैं। ये सबसे बड़ी राजनीतिक अग्नि परीक्षा होगी। तो नए कानून के लागू होने से क्या महिलाओं को उतनी मजबूती मिलेगी जितना दावा किया जा रहा है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्य दंडित होंगे? नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। 3 साल बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला होगी, जो उस पार्टी से होगी जो भी महिलाओं का सम्मान करेगी, उनको लीडरशिप देगी और जो लेडी खुद पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने की सारी एलिजिबिलिटी पूरी करेगी, उसके साथ अन्य महिलाओं का सहयोग होगा और सेंट्रल लीडरशिप जिस पर मेहरबान होगी। इसलिए अब ये जरूरी है कि जो महिलाएं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनके एमएलए, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनने के ड्रीम हैं, वो आज से ही तैयारी शुरू कर लें, ताकि 3 साल बाद अचानक ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। इस वीडियो में आज हम एक ऐसे कानून की बात करते हैं जो 27 साल की लड़ाई के बाद 2023 में बना, लेकिन लागू नहीं हो सका और अब मोदी सरकार उसे 2029 से पहले लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। ये कानून है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सच्चा महिला सशक्तिकरण है या केवल 2029 की चुनावी बिसात ही है? आगे बढ़ने से पहले इस कानून को पूरा इतिहास समझते हैं। महिला आरक्षण बिल 27 साल से अटका पड़ा था। सबसे पहले 1996 में एचडी देवेगौड़ा की सरकार ने इसे ड्राफ्ट कर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया था। साल 2010 में ये बिल यूपीए सरकार में राज्यसभा से पास भी हो गया था, लेकिन लोकसभा में इसे इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। फिर 19 सितंबर 2023 को लोकसभा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को मंजूरी दे दी। यह संविधान का 128वां संशोधन है। खास बात यह है कि नए संसद भवन में पारित होने वाला ये पहला विधेयक बना था, लेकिन ये कानून बना और एक बार फिर क्यों अटक गया? इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले जनगणना और डिलिमिटेशन की 2 शर्तें पूरी करना जरूरी होता है। अगली जनगणना 2027 के आसपास होने की उम्मीद है, जिसके डेटाबेस पब्लिश करने में 12 से 18 महीने लगने की उम्मीद है, जिससे ये प्रोसेस 2029 तक पेंडिंग हो जाता, यानी 2029 में नहीं बल्कि 2034 के इलेक्शन में लागू होता। तो सवाल ये उठता है कि अब नया संशोधन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जनगणना होना जरूरी है, लेकिन हर 10 साल में होने वाली जनगणना कोरोना के कारण 2021 में नहीं हुई, जबकि 75 साल पार कर चुके नरेंद्र मोदी अब ये इंतजार नहीं करना चाहते हैं। इसलिए नए प्रस्तावित संशोधन में 2011 में हुई जनगणना को आधार मानकर ही महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा। इस बिल को लाने के पीछे एक कारण ये बताया जा रहा है कि किसी भी सूरत में केंद्र सरकार 2029 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून लागू करना चाहती है, यानी जनगणना और परिसीमन की शर्त हटाकर सीधे 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही महिला आरक्षण लागू करना चाहती है। अब डिलिमिटेशन और पार्लियामेंट में सीटों का गणित समझते हैं। अभी लोकसभा में 543 सीटें हैं। आरक्षण लागू होने के बाद 181 सीटें महिलाओं के लिए होंगी। अनुसूचित जाति की सीटें 84 से बढ़कर 126 और अनुसूचित जनजाति की सीटें 47 से बढ़कर 70 हो जाएंगी। राजस्थान की बात करें तो अभी 200 विधानसभा सीटें हैं। परिसीमन के बाद 250 से 260 होने का अनुमान है। यदि 250 सीट भी मान ले तो 33% यानी करीब 83 से 84 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। जब महिलाओं की सीटें 84 होंगी तो उनका पलड़ा भी भारी होगा और उनके एकजुट होने पर सियासी दलों को उनकी बात सुननी भी होगी। कांग्रेस में मुख्यमंत्री फेस कोई नहीं है, भाजपा में भी सीएम किसे बनाए रखना है इसकी कोई गारंटी नहीं है। राजस्थान कांग्रेस की महिलाओं को आगे बढ़ाने की तैयारी नहीं है, लेकिन भाजपा को केंद्रीय निर्देश पर महिलाओं का पूल बनाकर तेजी से काम करने के दिशा निर्देश मिल चुके हैं। सवाल ये उठता है कि इससे भाजपा को कितना फायदा होगा। एनडीए सरकार ने 27 साल में लटके इस बिल को विशेष सत्र बुलाकर ऐतिहासिक बहुमत से पारित किया गया था। इसे नारी शक्ति वंदन नाम देकर सरकार ने महिला सशक्तिकरण का सख्त संदेश दिया था। सरकार महिला आरक्षण लागू कर 48% एक मुश्त वोट महिलाओं के पाने की उम्मीद लगाई बैठी है। भाजपा के पास संगठन है, महिला मोर्चा है, वे 84 सीटों पर तैयार उम्मीदवार खड़े कर सकती है, लेकिन कांग्रेस और अन्य दलों के पास आज भी ये तैयारी नहीं है। आज की तारीख में भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा किसी के पास भी 33% महिला उम्मीदवारों का कोई पूल तैयार नहीं है जो लोकसभा या विधानसभा सीट महिलाओं के लिए एक चुनाव में
आरक्षित होगी, अगले चुनाव में वो महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं होगी, बल्कि अन्य 33% सीटें रिजर्व हो जाएंगी। यानी रोटेशन सिस्टम लागू होगा। इसमें बड़े बड़े बाहुबली और दबंग नेताओं की सीटें महिलाओं को जाएंगी। तो क्या ये नेता अपनी सीटें छोड़ेंगे? ये सबसे बड़ी राजनीतिक अग्नि परीक्षा होगी। कानून भले ही महिला शक्ति वंदन नाम से बनाया गया हो, लेकिन असल बात यह है कि आज भी जितनी महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं, उनके पीछे पति, पुत्र या ससुर का बैकअप होता है और यही लोग महिला के नाम पर पॉलिटिक्स करते हैं। तो नए कानून के लागू होने से क्या महिलाओं को उतनी मजबूती मिलेगी जितना दावा किया जा रहा है? सरकार का पक्ष तो यही है कि हम महिलाओं को ताकतवर बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष के सवाल भी जरूरी हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। पहले जनगणना कराई जाए, फिर महिला आरक्षण की बात उठाई जाए। दक्षिण भारत में एक और चिंता है। जिन राज्यों में जनसंख्या वृद्धि सफलतापूर्वक कंट्रोल की जा चुकी है, जैसे केरल और तमिलनाडु, उन्हें डर है कि डिलिमिटेशन के बाद वे उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्यों की तुलना में अपना प्रतिनिधित्व खो देंगे। यानी पॉपुलेशन कंट्रोल करने वाले राज्य दंडित होंगे और जनसंख्या बढ़ाने वाले राज्य पुरस्कृत किए जाएंगे। एक और जरूरी बात यह है, आरक्षण केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं पर ही लागू होता है। इसमें राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों को शामिल नहीं किया गया है। यानी ये कानून आधा अधूरा है और ओबीसी महिलाओं के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है, जो देश की सबसे बड़ी महिला आबादी है। इसका मतलब ये भी है कि भले ही सरकार दावा करे कि इसमें महिलाओं को लीडरशिप मिलेगी, लेकिन जब तक ओबीसी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं होगा, तब तक उनके पदों पर पॉलिटिकल पार्टी जनरल कोटे से महिलाओं को टिकट देंगी, जिससे ओबीसी महिलाओं का हक मारा जाएगा। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये सच्चा महिला सशक्तिकरण विधेयक है? अगर होता तो 2023 में कानून बनने के बाद तुरंत जनगणना कराई जाती, ओबीसी महिलाओं को भी इसमें शामिल किया जाता और राज्यसभा को भी इसके दायरे में लाया जाता। लेकिन अब जब 2029 का चुनाव सामने है, तब अचानक विशेष सत्र की जरूरत पड़ गई है। ऐसा भी लगता है कि पश्चिम एशिया संकट को देखते हुए सरकार ने ये दांव चला है। ईरान और अमेरिकी युद्ध से हमारी अर्थव्यवस्था पर भी लंबा असर रहेगा। सरकार के सामने रोजगार से लेकर आय तक चुनौतियां आएंगी। ऐसे में महिला आरक्षण लागू कर महिलाओं का एक मुश्त वोट साधने की कोशिश की जा रही है। 27 साल की कानूनी लड़ाई का नतीजा महिलाओं को मिले, ये बहुत जरूरी है। लेकिन ये अधिकार सिर्फ चुनाव से पहले नहीं, बल्कि हर दिन हर नीति में मिले।